शुभ दिन, शुभ प्रभात। और क्रिसमस की जो रैली है वो बाजार में शायद आती हुई दिख रही है। आपकी मुस्कान ये बताती है कि सन 2021 बहुत बढ़िया रहा प्रभुदास लीलाधर के लिए, बावजूद इसके कि अक्टूबर से अब तक हम लोगों ने कुछ मुनाफा वसूली बाजार में आती हुई दिख रही है। बताइए सन 2022 को कैसे आप देख रही हैं? मुझे लगता है कि 2022 दो भाग में बट जाएगा। एक जो भाग है जिसपे बाजार आधार रखती है वो है फंडामेंटल और इकोनॉमी का। और मेरा मानना है कि 2022 या तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 इकोनॉमी के लिए इंप्रूवमेंट मोड काफी हद तक चालू रहेगा। आईटी एज अ सेक्टर अच्छा कर रहा है और वो और भी अच्छा करता ही रहेगा। बैंकिंग जहां पर ग्रोथ इज अ बिग चैलेंज बट बैलेंस शीट साफ है तो थोड़ा ग्रोथ भी रिज्यूम होगा। पीएलआई स्कीम के चलते हुए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स नेक्स्ट ईयर 22-23 में रोल आउट होते जाएंगे अक्रॉस द सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड भी इकोनॉमी में चालू है। तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है इकोनॉमी जो अभी भी थोड़ी मॉडरेट मोड में है, जैसे कि ये क्वार्टर में सीमेंट एंड स्टील नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहे हैं वाई, वो मुझे लगता है 22-23 में थिंग्स विल बी बेटर। बट अगर मैं मार्केट्स की बात करूं तो उसका एक दूसरा पहलू है फंड फ्लो, जो हम लोग देख रहे हैं लास्ट 3 महीने से कंस्ट्रेंड है। एफआईज आर कंटिन्यूअसली सेलिंग। अभी जो दिख रहा है वो मेरे हिसाब से रिलीफ रैली है क्योंकि एफआईज थोड़े वेकेशन मोड पे चले गए हैं एंड शायद 3-4 जनवरी तक वही सीन रह सकता है। बट आगे चल के मुझे लगता है कि जो एक्सेसिव इक्विटी फ्लोज रिटेल के ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में आए हैं वो थोड़े टेम्पर हो सकते हैं और उसके चलते वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू 21। फर्स्ट हाफ देखिए सन 2022 का, हम लोग बजट की तैयारी में बैठे हैं। क्या ऐसी 2 या 3 चीजें हैं जो आपको बाजार में होती हुई दिख रही हैं? यहां पर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। डन। आई थिंक द फर्स्ट फोकस एरिया विल कंटिन्यू टू बी, मुझे लगता है कि फर्स्ट फोकस एरिया पोर्टफोलियो में डेफिनेटली बजट, प्री बजट, पोस्ट बजट विल कंटिन्यू टू बी आईटी सेक्टर, क्योंकि उधर डिजिटाइजेशन का जो मोड है वो ग्लोबली अभी भी चालू ही रहेगा। तो उसमें स्टॉक स्पेसिफिक फ्रॉम माय रिसर्च, पीएल रिसर्च पर्सपेक्टिव, जो हमारी टॉप पिक्स है उसमें एचसीएल टेक है, उसमें टेक महिंद्रा है और एक डिफरेंट प्ले हम स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं वो है एफिल, जो एडटेक में है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में नहीं है पर एडटेक में है। सेकंड सेक्टर जहां पर मैं फोकस करूंगी पोर्टफोलियो में वो है कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स एंड पर्टिकुलरली ICICI Bank and SBI are our top picks. And the third sector where we will focus is behind the residential real estate move, the home improvement segment, जहां पर हम कॉम्पिटेंट कंज्यूमर को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं। एंड दूसरी बाजू ये जो पीएलआई स्कीम है उसके अंदर डिक्सन बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस इज द गेमट ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स व्हिच वी थिंक आर रियली गुड। क्या बात है। तो यहाँ पर आपको 3 और 2 बैंक्स और 2 थीम्स आपको मिलती हुई दिख रही है रियल एस्टेट और पीएलआई स्कीम से। ये स्टॉक्स कुछ ही समय में आपको एक स्टैक में अमीषा जी की पसंद के रूप में स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। अमीषा जी, अब इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। स्टॉक पिकिंग आपने की, बताइए सन 2022 अगर इंडेक्स लेवल पर फ्लैट भी रहे तो क्या ये बाजार रहेगा स्टॉक पिकर्स का, आप जैसों का? और ब्रॉडर थीम्स कहां काम करती हुई दिखेंगी जहां पर सेक्युलर रैली रहेगी, चाहे वो सिंगल डिजिट परसेंटेज में ही क्यों ना रहे? सो आपने बखूबी बताया कि मेरे हिसाब से मार्केट्स थोड़ा कंसोलिडेट होगा, थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा एंड इंटरेस्ट रेट्स जैसे थोड़े भी इंच अप होंगे तो फोकस वापस
लिक्विड नेम्स पे आ जाएगा एज कंपेयर टू एक्सट्रीम स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स। तो दैट एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में वो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने कहा, फोकस रहेगा कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेगमेंट में, होम इंप्रूवमेंट रिलेटेड सेगमेंट में, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। एक एसेंशियल सेक्टर जो साइड में बहुत ही अच्छा करता रहेगा वो है आईटी सर्विसेज। दिस इज ये हमारे हाउस का व्यू है। अभिषेक जी, ऐसा क्या फेरबदल हुआ है टेक महिंद्रा में और एचसीएल टेक में? आज तो खैर आपने प्रोमोटर्स को वापस बाजार से 5 लाख शेयर खरीदते हुए देखा। आप इस सेक्टर को 1995 1994 से ट्रैक करती हुई दिख रही हैं। क्या ऐसी चीज बदली है मिड कैप आईटी और फ्रंट कैप आईटी में जो आपको लगता है कि रैली सेक्युलर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोस्ट कोविड जो पूरा वर्ल्ड का डिजिटाइजेशन का एफर्ट था वो हैसन हो गया है। और वहां पर वर्ल्ड कहाँ खड़ा है अगर हम देखने जाएं तो यूएस रिटेल भी एंड टू एंड प्रोसेस में खाली 18% डिजिटाइज हुआ है। यूएस भी इतना डिजिटाइज नहीं है कि वो पूरा फुलफिलमेंट डिजिटली कर सके। तो आज अपने आप को लार्ज कॉर्पोरेट्स भी बचाने के लिए डिजिटाइजेशन की रेस में है। इसलिए कोई नेगोशिएशन ऑफ लार्ज डील में भी प्राइसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिलीवरी टाइम इज इंपॉर्टेंट। और उसके चलते हुए इंडिया में लार्ज डील का फ्लो भी कंटिन्यू रहेगा, प्राइसिंग प्रेशर भी लिमिटेड रहेगा। एंड ये जो ट्रेंड है वो 1 साल का नहीं है, ये पूरा करते करते वर्ल्ड की नीड पूरा करते करते 3 4 5 साल निकल जाएंगे। तो इसलिए जो हम कैश फ्लो समझते थे उसको भी हम मल्टीपल देते हैं। इसलिए ये पूरा सेक्टर का री रेटिंग हो गया, लेकिन ये कंटिन्यू भी रहेगा क्योंकि ये डिमांड ट्रैक जो है वो बहुत रीजनेबली गुड टाइम के लिए चालू रहेगा। अमीषा जी, खासकर एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा की बात करते हैं। मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई आपको इंडिकेटर मिलेगा आने वाली तेजी के कि प्रमोटर आपको बाजार से शेयर खरीदते हुए दिखते हैं। एक बात बताइए, ये टेक महिंद्रा पर आपका साल भर का और एचसीएल टेक पे 12 महीने का क्या लक्ष्य है? देखिए, ये दोनों स्टॉक में हमारे हिसाब से यहां से 22 से 25% का अप्रिसिएशन मिल सकता है। एंड आने वाली मार्केट में ये अप्रिसिएशन इन लार्ज कैप गुड स्टॉक्स बहुत अच्छा है। और जब मैं एचसीएल और टेक महिंद्रा बोलती हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेक्टर में कोई दूसरे स्टॉक्स में बुलिश नहीं हूं। मुझे लगता है सेक्टर ऑन ए जनरल बेसिस भी काफी अच्छा करेगा। अदर स्टॉक्स लाइक प्रोबेबली मैस्टेक शायद हम कवर नहीं करते हैं इसलिए मैं नाम नहीं लिया, ऑल्सो बहुत अच्छे ग्रोथ फेज में है। टाटा एलेक्सी भी हम कवर नहीं करते हैं, बट वो स्लाइटली डिफरेंशिएटेड बट एक्सट्रीमली गुड ग्रोथ फेज में है। तो मुझे लगता है एज अ ब्रॉड बास्केट काफी अभी भी अच्छा रहेगा। जी, अमीषा जी, मैं आपके लिए एक स्टैक बनवाता हूं। हम लोगों ने सन 2021 में जो तेजी मिड कैप आईटी में देखी, माइंड ट्री, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी के आपने जिक्र किया और अन्य कई काउंटर्स जो 2.5 से 3 गुना बढ़े। क्या ऐसा कुछ सेक्युलर मूव आपको टेक महिंद्रा एचसीएल टेक में अगले 3 साल 4 साल में आता हुआ दिखता है? 2.5 से 3 गुना बढ़ने वाला आई डाउट। 3 साल में 70-75%, विच ऑल्सो आई थिंक इज अ गुड रिटर्न, ऐसा मेरा मानना। चलिए, तो 75-70-75% पॉसिबल है। 2.5 से 3 गुना एक फेज क्यों हो गया? क्योंकि कंप्लीट री रेटिंग हो गया। यहां से मुझे री रेटिंग मार्जिनल होगा, बट अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक चलेंगे। काफी हद तक री रेटिंग हो चुका है। अभी री रेटिंग का स्कोप ये सेक्टर में नहीं। ये आपके री रेटिंग अभी भी शायद हो सकता है मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में, वहां पर अभी भी जगह है। और जगह है मेरे हिसाब से होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट में। वो दोनों में मुझे थोड़ा लगता है री रेटिंग की स्कोप है। जी, अमीषा जी, मार्केट इटसेल्फ इज नॉट चीप।
तो री रेटिंग जो लास्ट ईयर हुआ वो होना मुश्किल है। चलिए, ये भी आपने बढ़िया और सटीक राय दी। तो लगभग समझिए 75% का आप इजाफा देख सकते हैं मीडियम टर्म में HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स। मीडियम टर्म का ध्यान दीजिए, मतलब है 3 साल। अमीषा जी, जब कम से कम मैंने कार्य किया और शुरू किया, और जब आपने भी किया होगा, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थीम में थे। चर्चाएं होती थी ABB की, चर्चाएं होती थी जीमेंस की, L&T की, भारत बिजली जैसे काउंटर्स की। कुछ आपको ऐसा लगता हो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा हो रहा है कि तब्दीली आती हुई दिख रही है, हम वापस केपेक्स एक्सपेंशन की साइकिल में हैं? आपने जिक्र एफएल और डिक्सन का किया, कंपनीज सेटअप हो रही हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं। इंफ्रा स्पेस के बारे में आपकी क्या राय? कोई बढ़िया मिड कैप कंपनीज डिस्कस कीजिए जो आपके रडार पर हो, चाहे उस पर बाय रेटिंग ना भी हो तो। सही। तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टेप्स लिए हैं, तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट चालू है। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रेसिव और बिडिंग और टेंडर्स अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक पूरा स्ट्रक्चर प्लेस पे है कि कैसे रेडी एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए और वो फंड से फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूल किया जाए। तो ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट एज सच बेनिफिशियरी लार्सन ही रहेगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए स्पेस में जो फ्री कैश फ्लो की जो सिचुएशन होती है वो कैसे इंप्रूव हो रही है, वो देख के री रेटिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो उसको खेलने का कोई अलग रास्ता देखें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन आजू बाजू में पेरिफेरी में बेनिफिशियल रहेंगे। तो शायद वायर्स एंड केबल्स कुड बी अ गुड वे टू प्ले। स्टॉक्स लाइक, तो मतलब हेवेल्स जैसे कोई KEI हेवेल्स हो गया, JSPL जो लॉन्ग स्टील में है एंड उसका भी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से होकर वो 0 डेट पे जा रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड वे टू प्ले। अदर वे टू प्ले द इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑल्सो कुड बी क्रेन मैन्युफैक्चरर से एस जैसा एक कंपनी है। तो चाइना में 25,000 क्रेन बनती है, अपने वहां महीने की 2,500 बनती है। मतलब इतना बड़ा अभी लंबा स्कोप है ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट का। तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है वो उसके पीछे बेनिफिशियरी के तहत अगर हम प्ले करें या इन्वेस्ट करें तो दैट विल बी बेटर। कोई पाइप कंपनी है, ये सबको बहुत बेनिफिट होने वाला। जी अमीषा जी, ये डेटा मुझे नहीं पता था कि भारतवर्ष में हर महीने 2,500 क्रेन बनती हैं और चाइना में 25,000। ये शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अमीषा जी, अक्सर आप ट्विटर पर ढूंढती होंगी और आपको जिक्र होता हुआ दिखेगा पार्टीज में जब आप जाती हैं, और वो लोग जो इतनी पकड़ नहीं रखते बाजार में और आपसे जुड़ते हैं, तो वो चर्चा करते हैं कि भाई अगला मल्टी बैगर बताओ और कहाँ हम 5 लाख रुपए लगाएं या आपके लेवल पर 1 करोड़ रुपए लगाएं और उसको 12 महीने में 2-3 करोड़ रुपए तब्दील होते हुए देखें। और 5 लाख रुपए लगाने वाले तो सीधा 1 करोड़ की बात करते हैं। आप भी ऐसे लोगों से जरूर टकराती होंगी पार्टीज में। क्या मल्टी बैगर्स बचे हैं बाजार में या उन्हें ढूंढना व्यर्थ है? हर एक बाजार में मल्टी बैगर डेफिनेटली बचे रहते हैं। जैसे एक सेगमेंट जो हम सबको पता है, आई से कि फ्यूचर का थीम 3 रहेगा। एक डिकार्बनाइजेशन इज अ बिग थीम, वैसे ही डिजिटाइजेशन एंड डिसरप्शन। तो ये काफी लंबे हद तक ये थीम चलते रहेंगे। उसी में एक स्टॉक इतना चला है, हम लोग कवर नहीं करते हैं पर मैंने थोड़ा स्टडी किया हुआ है, तो ये EKI एनर्जी। अब वो पूरा डिकार्बनाइजेशन में कार्बन क्रेडिट लार्ज कॉर्पोरेट से जनरेट करके ग्लोबली बेचते हैं। उनका प्रॉफिट हो गया कुछ 25-40 करोड़ से होने जा रहा है 300 करोड़ और वहां से होने जा रहा है 600 करोड़। तो मुझे लगता है ये जैसे जैसे ये स्टोरीज पे थोड़ी बिलीफ आएगी तो सब्सटेंशियल री रेटिंग अभी भी पॉसिबल है। वैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर में काफी
नेम्स हैं जो लास्ट 10 साल में बहुत तकलीफ में आ गए बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर वाज जस्ट नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अभी तो क्या है, सबका इन्वेस्टमेंट एकदम लार्ज कैप में है, पर जिसके पास मैक्सिमम लैंड बैंक है और जो अच्छे से उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं विद स्ट्रेटेजी, ऐसा एक नाम है जो हम कवर नहीं करते हैं, सो फुल डिस्क्लेमर, बट डीबी रियलिटी। तो हाईएस्ट लैंड बैंक अगर बॉम्बे में किसी के पास है और तो डीबी रियलिटी के पास है, एंड दे हैव डन ऑल द टाई अप्स विथ एम्बेसी एंड सम ऑफ द अदर लार्ज कंपनीज फॉर जॉइंट डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है ऐसे स्टॉक में ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि उनका डेट रिड्यूस हो जाएगा, फ्री कैश जनरेट हो जाएगा, नेक्स्ट 2-3 साल में फुल चेंज आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड दिस इज बिकॉज यू सेड कि कहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, और बहुत भी हो सकती है। एक दो जो मैंने देखी हुई है तो मैंने शेयर की, दिस इज नॉट आउट ऑफ अवर रिसर्च, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। जी हाँ, बिल्कुल फुल डिस्क्लेमर आपके सामने EKI एनर्जी पर आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए डायरेक्टर साहब, शायद आपको वो स्टॉक ढूंढना मुश्किल पड़ता हो, लेकिन ये 100-125 रुपए का IPO आया था कुछ समय पहले, और यहाँ पर आप जो अब प्राइस देख रहे हैं वो है शायद 6,000 रुपये, जहाँ तक मुझे याद आता है, ध्यान से माफ़ कीजिए, 7,764 रुपये। और आज की वॉल्यूम खासा आपको दिखेगी, 26,000 शेयर। यहाँ पर शुरुआती ओपनिंग पारी हुई थी अप्रैल में 124 रुपये पर। चलिए, EKI एनर्जी का शायद हमारे पास फिलहाल टिकर नहीं है क्योंकि वो MSME सेगमेंट में है। अमीषा जी, कहां पर ओवर वैल्यूएशन है? सो मेरा मानना है कि जैसे टू व्हीलर इंडस्ट्री है, उसका टिपिकल पेनिट्रेशन इंडिया में इतना अच्छा है कि उसका ग्रोथ सिंगल डिजिट ही जनरली हो सकता है। तो सिंगल डिजिट ग्रोथ और डिसरप्शन ऑफ EV, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट पीक मार्जिन 20% इज ऑलमोस्ट पीक मार्जिन। यहां पर जो वैल्यूएशन पे ये टू व्हीलर चल रहा है, मुझे लगता है वो काफी कॉस्टली है। शायद मेरा ऐसा भी मानना है कि फोर व्हीलर में जो मार्केट लीडर है वो भी बोथ न्यू कंपटीशन से और EV से डिसरप्ट होंगे, तो यहां से उनका मार्केट शेयर बढ़ नहीं सकता। और बढ़ाने मतलब मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए ही स्ट्रेटेजी चेंज, न्यू मॉडल्स, सक्सेस ऑफ न्यू मॉडल्स सब लगेगा। तो मुझे लगता है ये दोनों में मॉडरेशन आने का बहुत चांसेस है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू IPOs जहां पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसकी वजह से ये वैल्यूएशन है, मतलब नेक्स्ट 10 साल में 4 साल के बाद कैश फ्लो आएगा एंड बढ़ता जाएगा, उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो से जो वैल्यूएशन है उसमें जरा भी इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो वैल्यूएशन में बड़ा फर्क पड़ता है। तो वो एक स्पेस है जहां मुझे लगता है कि यू नो आते साल में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी पिक एंड चूज करने में मिलेगी और उसमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और इतने बढ़िया स्टॉक कॉल्स दिए जो कि सन 2022 में बढ़िया काम करते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, जरा एक बार स्टैक दिखा दीजिए अमीषा जी को। HCL टेक महिंद्रा और एफल पसंद आता है टेक्नोलॉजी स्पेस में। कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में ICICI बैंक और एक्सिस, और अगर आप क्वाजी रियल एस्टेट स्पेस देखें तो आपको क्रॉम्पटन कंज्यूमर और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर काफ़ी तेजी आती हुई दिख रही है। अनरिसर्च स्टॉक्स जो आपको दिख रहे हैं प्रभुदास लीलाधर के हाउस से, वो हैं DB रियल्टी और एक और काउंटर AKI एनर्जी। अमीषा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? सॉरी, एक्सिस बैंक की जगह पर मैंने SBI बोला था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, माफ कीजिए, मुझे एक्सेस सुनाई दिया कॉर्पोरेट स्पेस में, तो ICICI बैंक और SBI। अमीषा जी, नए साल की शुभकामनाएं और मेरी क्रिसमस टू यू, पूरे के पूरे प्रभुदास लीलाधर के स्टाफ और जो लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़े रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं और आप और आपकी टीम को भी खूब शुभकामनाएं।